सुबह बखैर नाजरीन, आप सबका खुश आमदीद। सुबह के 8:36 का वक्त हुआ चाहता है। आपका मेज़बान इशफाक गौहर हाजिर खिदमत है। प्रोग्राम सलाम JK लेकर आज 30 अक्टूबर सन 2024 है। उम्मीद है कि आज खैरियत से होंगे। और सुबह सुबह जब आपके सामने हम आए हैं तो कोशिश करेंगे कि आज बुधवार के दिन आपको बाखबर करें, हर उस छोटी बड़ी खबर से बाखबर करें जिस पर आपकी नज़र रहती है, या कल रात जब आप आराम कर रहे थे तो रात भर क्या कुछ हुआ, सियासी मैदान में क्या कुछ चल रहा है, आने वाले दिनों में सियासत का ऊंट कौन सा करवट ले सकता है, इस पर हमारी नज़र रहती है। तजिया तबसरा भी करते हैं और आज भी इन तमाम मामला जो जम्मू कश्मीर को पर्टेन करते हैं इसको लेकर हम गुफ्तगू करेंगे। न सिर्फ जम्मू कश्मीर के हालात वाक़ात को लेकर हम बात करेंगे बल्कि मुल्क की सियासत और आलमी सियासत पर भी मुख्तसर सी नज़र रही हमारी। और आज कोशिश करेंगे कि आज उस बड़े प्रोग्राम का एक हिस्सा जो हमारा एक बड़ा मंसूबा कि उन बेटियों की, उन बहनों की, उन भाइयों की गुफ्तगू करें जो मुसलसल एक ट्रॉमा में है, जिनकी हद उम्र 50 से पार हो चुकी है लेकिन अभी तक शादियां नहीं हो पा रही है। सोशल एक्टिविस्ट के साथ लगातार हम गुफ्तगू कर रहे हैं, समाज के बाहिस अफराद के साथ हम गुफ्तगू कर रहे हैं और एक रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है। इस प्रोग्राम के ज़रिए से एक राहनुमा बनाने की कोशिश हो रही है कि किस तरीके से हमारी शादियों में जो असराफात है इन्हें ख़त्म किया जाए और जो हमारे निकाह बड़े महंगे हो रहे हैं इनको किस तरीके से सस्ते किया जाए, आसान किया जाए, इस पर एक हिकमत अमली तरतीब देने की कोशिश हो रही है। आज भी हमारे साथ कुछ मेहमान ज्वाइन करेंगे और उस पर भी गुफ्तगू होगी। फटाफट से हमारे साथ ज्वाइन कीजिएगा हमारी राब्ता साइट फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम को और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर, जहाँ पर खबर, तजिया और तबसरा हर बार आप देखते हैं। फिलहाल प्रोग्राम का पहला पड़ाव और याद माजी को ताज़ा करते हैं, यानी हिस्ट्री की किताब को खंगाला है आसिफ रशीद ने। चंद अहम तरीन वाक़ात आपके सामने रखेंगे आसिफ रशीद, जिसके फौरन बाद बात एक्सीडेंट से शुरुआत होगी, मौसम के मिजाज की भी बात बताएंगे और सियासी मिजाज में क्या कुछ है वो आपके सामने रखने की कोशिश की। लेकिन सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ द डे। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, इस्तकबाल आप सबका। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। आज आप सब जानते हैं अक्टूबर का सेकेंड लास्ट डे, 10वां महीना साल 2024 का। अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक या ग्रेगोरियन कैलेंडर के मुताबिक चंद अहम तरीन वाक़यात जो इब्तदाई मराहिल में हम आप तक पहुंचाते हैं या हमारी फहरिस्त में है, तरजीहात में है, तो हिस्ट्री ऑफ द डे में चंद बड़ी बातें, अहम तरीन वाक़यात आप तक पहुंचाएंगे। और आज ही का दिन है जब कई अहम तरीन शख्सियात इस दुनिया से चल बसी और मुख्तलिफ शोबों में बेहतरीन और तवील मुद्दत तक खिदमात अंजाम देने के बाद लोग चल बसे। 1883 दिन आज का, जब आज ही की तारीख के मुताबिक अजीम मुफक्किर और समाजी मुसल्लह स्वामी दयानंद सरस्वती का इंतकाल हुआ 1883 में। और हिंदुस्तान के अंदर जो इनकी सर्विसेज रहीं, उस वक्त जब सहूलियात का फुकदान था, उस वक्त जब कई इलाके जो काबिल रसाई नहीं थे, इसके बावजूद भी इन्होंने मुल्क और कौम के लिए खिदमत जारी रखी। 1956 में हिंदुस्तान का पहला 5 स्टार होटल अशोका आज ही के दिन खुला। 1956 अक्टूबर की 30 तारीख 1611 में आज ही के दिन गस्ताफ दोम या सेकंड एडोल्फ, जो कि 17 साल की उम्र में स्वीडन का बादशाह बन गया और दुनिया के कम उम्र तरीन जो अशखास हैं या फिर बादशाह कह लीजिए या हुक्मरान हैं, उनमें गस्ताफ का नाम भी है। 1945 में दिन आज का, जब हिंदुस्तानी हुकूमत के लिए एक बड़ी कामयाबी, एक तवील मुद्दत के बाद कोशिशें हुई और आज़ादी से 2 बरस पहले एक नवीद सुनाई गई कि अक़वाम मुत्तहिदा में भारत शामिल हो गया, यूनाइटेड नेशंस में मेंबरशिप मिल गई। 1960 में बरतानिया में पहली बार गुर्दे की कामयाब पेवंदकारी की गई। ये पहला किडनी ट्रांसप्लांट था जो 1960 में हुआ ब्रिटेन के अंदर। साल 1974 दिन आज का, मशहूर गज़ल और ठुमरी गुलकार बेगम अख्तर की वफ़ात भी आज ही के दिन हुई, तो आज उनकी बरसी है। उनकी भी सर्विसेज जो म्यूज़िक के तई रही वो बिलखुसूस सर फहरिस्त रखकर उन्हें याद किया जाता है। साल 2021, आज से 3 बरस कबल, हिंदी फिल्मों के मशहूर अदाकार यूसुफ हुसैन या दिलीप कुमार भी जिनको कहा जाता था, उनका इंतकाल हुआ। उनकी बरसी आज है। और काबुल, कंधार से पाकिस्तान के पेशावर शहर तक और फिर मुंबई तक का जो सफ़र था वो आज के दिन ख़त्म हुआ था 30 अक्टूबर 2021 में। 94 साल की उम्र में मुंबई में उन्होंने आखिरी सांस ली थी। साल 1925, आज से 100 बरस कबल, लंदन में पहली मरतबा टेलीविज़न नशरियात का आगाज़ हुआ, टीवी चला। 1925, 30 तारीख आज का दिन। 1990 में बॉलीवुड के मशहूर अदाकार विनोद मेहरा का भी इंतकाल आज ही के दिन हुआ। उनकी भी खिदमात को याद किया जा रहा है।
आज ही के दिन 1905 में रूसी हुक्मरान जान क्लुसदोम ने पहले रूसी आइन की तौसीक की और 2014 में स्वीडन ने फलस्तीन को एक आजाद मुल्क के तौर पर तस्लीम किया, आज से 10 बरस कबल। ये बात अलग है कि उसके बाद बहुत सारे ममालिक आए जिन्होंने एक एक करके ये फैसला लिया हुकूमती सतह पर कि फ़लस्तीन एक आज़ाद रियासत है, इसको तस्लीम किया जाना चाहिए, रिकॉग्नाइज किया गया और इजरायली पॉलिसी की मुखालफत खुलकर की जाती रही। ये तो वो खबरें, वो बातें थी जो खबरों से पहले आप तक पहुंचती। एक स्पेशल सेगमेंट होता है जिसमें कम से कम वक्त लेकर ज़्यादा मालूमात, ज़्यादा ज्ञान उन तमाम लोगों तक पहुंचे या हम सबको वो वक्त या वो अदवार या फिर वो शख्सियात याद रहें जिन्होंने मुल्क और कौम की खिदमत की और मुख्तलिफ शोबों को बेहतर करने या उनके कामकाज में अपने अपने हिसाब से काम किया और वक्त गुजरने के साथ साथ चीज़ें तब्दील करने में उनका कलीदी किरदार रहा है। इसके बाद प्रोग्राम सलाम जीके में खबरों की तरफ चलेंगे। दीगर मौज़ूआत या जो मकामी सतह की खबरें हैं, सियासी और सलामती पर मबनी कुछ खबरें हैं, वो आप तक पहुँचेंगी। लेकिन उससे पहले एक बुरी खबर जो कि ज़िला रामबन से आ रही है, जहाँ पर एक सड़क हादसा हुआ है और इस हादसे में अभी तक की मौसूला इतलात के मुताबिक 2 मुसाफिरों की जान चली गई है जबकि 2 दीगर जख्मी हुए हैं। यह हादसा मगरकोट के मकाम पर हुआ है आज सुबह जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के ऊपर और इस हादसे में मरने वालों की तादाद 2 तक पहुंच गई है जिसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन कर दी गई है, जबकि दीगर 2 लोग जख्मी हुए हैं। हादसा आज सुबह पेश आया है और अभी तक की मौसूला इतलात के मुताबिक इस इलाके के अंदर जहां पर ये तस्वीरें हैं जब जख्मियों को बनिहाल के सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में रेफर किया गया है, उनका इलाज वहां पर चल रहा है। हम तक जो कंफर्मेशन पहुंची है कि एक जो छोटी गाड़ी थी वो हादसे का शिकार हुई और इसके बाद इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला भी यहां पर शुरू हुआ है। गाड़ी जो कि तकरीबन 250 से 300 फीट नीचे गहरी खाई में चली गई है और आज सुबह सुबह ये हादसा हुआ, ये भी कंफर्मेशन की गई और इस हादसे में जो नुकसान हुआ उसकी भी इतलात मुतलका हुकाम की जानिब से दे दी गई। तो बड़ी खबर जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर आज सुबह एक बार फिर से जम्मू कश्मीर के लिए आप कहेंगे तो 30 अक्टूबर का दिन सड़क हादसात के साथ शुरू हुआ है। गुज़श्ता आप 24 से 48 घंटों में देखेंगे तो क्रू पामपुर से, किश्तवाड़ से, इसके अलावा गुज़श्ता रोज भी एक हादसा पेश आया। उधमपुर के अंदर 33 लोग जख्मी हुए, 3 की हालत उनमें भी तशवीशनाक। इसी तरीके से जम्मू नगरोटा के अंदर जहां पर सड़क हादसे में 3 नौजवानों की मौत हो गई। उस हादसे के बाद पिछले 72 घंटों के दौरान अब तक निस्फ दर्जन से ज्यादा सड़क हादसात में 10 के करीब अमवात हो चुकी है। ताजा वाकया जिसकी तस्वीर आपके सामने, आपसे कुछ देर पहले ये डेफर्ड विजुअल्स जो हमें मौसूल हुए, मगरकोट जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के ऊपर बनिहाल रामबन का हिस्सा, जिस सड़क हादसे में अब तक 2 मुसाफिरों की मौत हो गई है और जब तक हम तक अपडेट्स पहुंची है महलूकीन की शनाख्त होना बाकी था। बाकी 2 लोग जख्मी हैं, स्टेबल उनकी हालत बताई जा रही है। फिलहाल बनिहाल के सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में दोनों को रेफर कर दिया गया है। चलिए जनाब, ये तो थी जनाब एक्सीडेंट की खबर, लेकिन एक और एक्सीडेंट हुआ है और ये आग की वारदात है और इतलात और खबर इस वक्त सामने आ रही है किश्तवाड़ से, जहां पर आग की होलनाक वारदात में 4 रिहायशी मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं। 4 रिहायशी मकानों में आग लगी है। ज़िला किश्तवाड़ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है कि कछाल मुगल मैदान इलाका है जहां पर आग लग चुकी थी और 4 रिहायशी मकान जो है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। रात देर गए ये आग लगी मुगल मैदान के इस इलाके के अंदर जहां पर 4 रिहायशी मकान जो है वो खाकिस्तर हो गए। अगरचे फायर एंड इमरजेंसी सर्विस किश्तवाड़ मौके पर ज़रूर पहुंची थी, एरिया के अंदर आई थी, ताहम जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक नुकसान बहुत हो चुका था और इस दौरान 4 रिहायशी मकान जो है वो खाकिस्तर हुए हैं। रैना मोहल्ला जो कुछाल का इलाका है वहाँ पर आनन फानन में ये आग लगी और देखते ही देखते 4 रिहायशी मकानों में ये आग जो है वो फैली है। ताहम इस भयानक आग के दौरान किसी के भी मारे जाने की कोई भी इतला अब तक सामने नहीं आई है। अजय शाह हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं। अजय, क्या मजीद तफसीलात है? रात के वक्त जब पहली खबर आई थी तो कहा गया था कि एक दुकान को नुकसान पहुंचा है, लेकिन जो इस वक्त कंफर्मेशन हो रही है कि 4 रिहायशी मकानात भी आग की जद में आए, एक दुकान भी आई है और मुतासरीन की तादाद भी काफी ज्यादा है। जी, आज से बिल्कुल देखिए 4 रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर बताए जा रहे हैं जो इस आग की जद में आए हैं और एक दुकान जो है वो जलकर आग हो गई है जी। करीब 6 फैमिलीज जो है वो मुतासर हुए हैं क्योंकि एक घर में 3 फैमिली रह रही थी। तो कुल मिला के 4 रेजिडेंशियल हाउसेज और एक दुकान जो है इस आग की जद में आए हैं। हालांकि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन
लाखों की प्रॉपर्टी, करोड़ों की प्रॉपर्टी जलकर राख हो गई। जो हाउस होल्ड आइटम थी वो भी इसकी जद में आई हैं, क्योंकि वहाँ पर जो सड़क संपर्क नहीं है। हालांकि फायर टेंडर्स तो रेस्ट किए गए थे, लेकिन वहाँ पर पहुंच नहीं पाए, क्योंकि गाड़ी वहाँ जहाँ तक पहुंचती थी वहाँ से भी कुछ किलोमीटर आगे वो लोकेशन थी। तो मुकामी जो रिसोर्सेज से, चाहे पेची की पाइपों से पानी लाया गया या जो पानी वहाँ पर डैम था, उससे ही आग बुझाने का प्रयास किया गया। लेकिन एफर्ट्स डाले गए, लेकिन जो आग थी वो इतनी बेकाबू हो चली थी कि कई घंटे इसको कंट्रोल करने में लगे। लेकिन धन्यवाद की बात है कि जानी नुकसान इसमें नहीं हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। अजय शाह हमारे साथ थे। तस्वीरें आपके सामने, जहां पर नुकसान की इतलात काफ़ी ज़्यादा और मुतासरीन तक इंतजामिया पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले ब्रेक पे जाएं, खबर ज़रा मौसम के हवाले से भी, क्योंकि खुश्क साली के बीच मुख्तलिफ इलाकों में इस तरह के वाक़यात रूनुमा हुए हैं। कश्मीर सूबे से भी और जम्मू सूबे से भी इसकी इतलात मुख्तलिफ इलाकों से आना शुरू हुई है। इधर दर्जा हरारत में उस वक्त कमी दर्ज की गई है जब शुमाली कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर हल्की और ताज़ा बर्फबारी की इतलात और महकमा मौसमियात की पेशगोई के एन मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों के अंदर रात देर गए तक एक बार फिर से ताज़ा बर्फबारी हुई है। शुमाली कश्मीर में जहां पर सयाहती मकाम गुलमर्ग, पहलगाम और मुलक्का इलाकों के अंदर पहाड़ी सिलसिले में बर्फबारी का इम्कान महकमा मौसमियात ने पहले से जाहिर किया था और बाद में जाकर जो तस्वीरें सामने आई और रात देर गए तक जो इतलात मौसूल हुई। हालांकि इसके बाद ये जो एक हफ्ता गुजरना है, महकमा मौसमियात की श्रीनगर और जम्मू दफ्तर से जो तस्दीक की गई है, कंफर्मेशन अभी तक जो हो रही है 8 नवंबर तक, यानी अगला एक हफ्ता खुश्क मौसम से गुजरना होगा। लेकिन इस ड्राई वेदर स्पेल के बीच पानी की भी शदीद कमी का एहसास मुख्तलिफ इलाकों के अंदर शहरियों को हुआ है। श्रीनगर समेत कई इलाकों के अंदर जहां पर इतलात यह है कि पानी की कमी, अब तक हम देख रहे थे कुछ एक जगहों पर वाटर सप्लाई भी मुतासिर हुई, मुरम्मती काम और ये सारा सिलसिला चला। लेकिन दरियाए जेहलम में भी सतह आब में अचानक कमी या फिर मुसलसल कमी आना, ये भी बाइस तशवीश बन रहा है। मुख्तलिफ इलाकों के अंदर मगरबी हवाओं का असर महकमा मौसमियात ने ये पहले ही साफ कर दिया था कि पीर के बाद अलग अलग इलाकों के अंदर ऐसी तस्वीर आएंगी जहां पर निचले इलाकों में भी ठंड का असर देखा जाएगा, दर्जा हरारत में कमी होगी, मौसम तब्दील होगा और मौसमियाती तब्दीली का ये जो असर है वो शुमाली बेल्ट के अंदर सबसे ज्यादा होगा। तो पीर की गली, इसके अलावा इतलात के मुताबिक पहलगाम, गुलमर्ग और अफरवट की जो बालाई इलाके हैं, जुजिला का बालाई हिस्सा, पहाड़ी सिलसिले के अंदर के ऊपर बर्फबारी हुई है और तकरीबन 2 अलग अलग जगहों पर, यानी ये जो सयाहती मकामात है जहां पर किसी किस्म से सरगर्मियां मुतासिर नहीं हुई हैं, इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन बांडीपोरा के इलाके में भी देखेंगे, किशले टॉप जो गुरेज का इलाका है, कुपवाड़ा नॉर्दर्न बेल्ट का हिस्सा, इन इलाकों में भी, और इसके अलावा सिंथन टॉप, राजदान पास और आसपास के इलाकों में जो समुद्री सतह से हजारों फीट बुलंदी पर वाक़ इलाके हैं, उन इलाकों में 1 से 2 इंच बर्फ रिकॉर्ड की गई है। कई एक मकामात पर 4 इंच तक भी बर्फ पड़ी है, इस तरह की कंफर्मेशन है। लेकिन सबसे ज्यादा जिन इलाकों के अंदर बर्फबारी की जो पेशगोई की गई थी महकमा मौसमियात के मुताबिक, वो शुमाली बेल्ट में होगी, पीर पंचाल, चिनाब वादी के कुछ एक हिस्सों में। तो इसकी तस्दीक भी हो गई कि देर रात गए तक हल्की बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा। इससे निचले इलाकों में यह हुआ कि दर्जा हरारत में कमी हुई है। लेकिन दूसरी मुसीबत, खुश्क मौसम के बीच पानी की कमी या आप कह लीजिए आबी ज़खायर में सतह आब में कमी होना, ये भी माहिरीन के मुताबिक बाइस तशवीश है। चलिए, जहां हम आपको मौसम के मिजाज की खबर बताते हैं, वहीं पर ब्रेक से पर जाने से पहले आपको यह भी बताते चले कि रात देर गए कश्मीर यूनिवर्सिटी का हुक्मनामा जारी हुआ है और उस हुक्मनामे के तहत आज लिए जाने वाले तमाम इम्तिहानात को फिलहाल मुलतवी कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के अंदर कश्मीर यूनिवर्सिटी ने आज जो इम्तिहानात होने थे, कश्मीर सूबे के अंदर जो कश्मीर यूनिवर्सिटी के इम्तिहानात होने थे, वो तमाम इम्तिहानात आज मुलतवी कर दिए गए हैं और यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि इन इम्तिहानों के रिशेड्यूल के हवाले से, दोबारा से लेने के हवाले से जो डिटेल कम्युनिकेशन है वो अलग से जारी की जाएगी। यानी अब डिटेल्स इम्तिहानात के दोबारा से आएंगे। नोटिफिकेशन कल रात देर गए जारी कर दी गई थी, जिसमें यह साफ कर दिया गया था कि जितने भी ख्वाहिशमंद तलबा है जिनका आज यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होना था 30 नवंबर सन 2024 को, वो पोस्टपोन हो गया है और फ्रेश डेट्स, नई डेट्स का ऐलान अलहदा नोटिफिकेशन के जरिए से किया जाएगा। कश्मीर यूनिवर्सिटी में लिए जाने वाले आज तमाम इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए हैं, पोस्टपोन कर दिए गए हैं और ये साफ कर दिया गया है कि अलहदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी की जाएगी, जिसके बाद इम्तिहानात
इम्तिहानी तारीखों का ऐलान अलग से किया जाएगा। तो आज कश्मीर यूनिवर्सिटी के तहत लिए जाने वाले इम्तिहानात नहीं होंगे। यूनिवर्सिटी ने रात देर गए इस बात की वजाहत कर दी है। छोटा सा ब्रेक होगा जी, यहाँ पर ब्रेक के उस पार आएंगे तो सियासी मैदान में क्या कुछ हो रहा है फटाफट से वो हम आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। उमर अब्दुल्ला के सामने बड़े मसाइल क्या है जिनसे उन्हें आने वाले दिनों में नबरदा आजमा होना पड़ेगा, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। छोटा सा ब्रेक होगा, बने रहिएगा हमारे साथ। ब्रेक के बाद दोबारा इस्तिकबाल प्रोग्राम आप देख रहे हैं सलाम जेके, और सलाम जेके में खबरों के सफर को बढ़ाते हैं आगे। बात करते हैं असेंबली के इजलास की। जी हाँ नाजरीन, नौ मुंतखबा असेंबली का इजलास मुनक्किद होने जा रहा है और यह पहला इजलास होगा इस हुकूमत का जिसकी सरबराही उमर अब्दुल्ला करे। और कल प्रोटीम स्पीकर की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर तारीखों का ऐलान कर दिया, शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। और शेड्यूल के ऐलान के होने के साथ ही सियासी उफक पर भी सवालात का सिलसिला शुरू हो गया है। तकरीबन 6 साल के वक्फे के बाद जम्मू कश्मीर असेंबली का यूनियन टेरिटरी के अंदर पहला इजलास मुनक्किद होगा और 5 दिन तक इजलास जारी रहेगा। 4 नवंबर से इजलास शुरू होगा। 4 नवंबर को पहला दिन होगा इजलास का और 5 दिन तक मुसलसल ये इजलास जो है वो चलेगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा इजलास से खिताब करेंगे, जिसके बाद फौतशुदा अरकान को खराज अकीदत यानी मातमी करारदाद होगी और शुक्रिया की तहरीक को पेश किया जाएगा। और इसी के साथ 3 दिन निकलेंगे जब मेंबरान असेंबली, चाहे वो हिज़्ब इख्तिलाफ के हैं, हिज़्ब इख्तिदार के हैं, वो वहां पर उस शुक्रिया की बहस पर बात रखेंगे अपनी और आखिर पर उमर अब्दुल्ला उस बहस को समेटेंगे। तो कुल मिलाकर ये होगा इजलास जो सरकारी तौर पर कैलेंडर जारी किया गया है। जब कैलेंडर जारी हुआ है तो सवाल ये है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर्स इलेक्शन के दौरान कह रहे थे कि जब पहला सेशन होगा तो 370 वाले मामले पर रेजोल्यूशन होगा, लेकिन सरकारी गैजेट के अंदर सरकार के जो बिजनेस है उसमें कहीं पर भी 370 का कोई जिक्र नहीं है। लेकिन हमारे ज़राया ये ज़रूर बता रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ मेंबरान और हिज़्ब इख्तिलाफ के कुछ मेंबरान ज़रूर 370 वाले मामले पर मसवदा लाने की कोशिश करेंगे, करारदाद लाने की कोशिश करेंगे। अब वो कितना कामयाब होते हैं नहीं होते वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हिज़्ब इख्तिलाफ के जो लीडर्स हैं, जो मेंबर्स हैं, वो अपनी हिकमत अमली को तरतीब देंगे। अपोजिशन माना जा रहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वाली हुकूमत के अभी चंद ही दिन हुए हैं, ज़्यादा कोई उनके हाथ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी लेफ्टिनेंट गवर्नर की खुतबे पर जब उनको अपनी बात रखेंगे तो उनका तनकीदी लहजा जो है वो ज़रूर सामने होगा। पहला इजलास 4 नवंबर को होगा। शेड्यूल के हिसाब से स्पीकर का इंतखाब सुबह 10:30 बजे अंजाम दिया जाएगा। 11:30 बजे 4 तारीख को लेफ्टिनेंट गवर्नर असेंबली के अंदर मेंबरान से खिताब करेंगे। 5 तारीख को मातमी करारदाद, साबिका एमएलए जो फौत हुए हैं उनके हक में मातमी करारदाद होनी है। 6 और 7 तारीख को डिस्कशन ऑन मोशन ऑफ थैंक्स जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की तकरीर होगी उस पर, और 8 तारीख को लेफ्टिनेंट गवर्नर के एड्रेस पर रिप्लाई करेंगे लीडर ऑफ द हाउस यानी उमर अब्दुल्ला साहब। तो इस तरीके से इजलास जो है वो पाए तकमील तक होगा। एक तरफ से ये सरकारी तौर पर कहा गया, लेकिन सबकी नजरें हिज़्ब इख्तिलाफ भारतीय जनता पार्टी पर है। तो दूसरी अहम और बड़ी खबर सामने आ रही है कि लीडर ऑफ अपोजिशन कौन होगा। अभी तक बीजेपी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन बीजेपी जरा से बड़ी खबर जो सामने आई है वो यही है कि लीडर ऑफ अपोजिशन के चुनने का अमल तेज हो गया है और इस ज़िमन में 3 नवंबर को इजलास तलब किया गया है। और यह इजलास श्रीनगर के अंदर बुलाया गया है जहां पर 9 मुंतखबा मेंबरान जिनका ताल्लुक भारतीय जनता पार्टी से है वो श्रीनगर के अंदर अपना लीडर ऑफ द अपोजिशन और डिप्टी लीडर ऑफ द अपोजिशन चुनेंगे। और इस ज़िमन में पार्टी की तरफ से 3 नवंबर की तारीख का तयन कर दिया। 4 को असेंबली सेशन होगा, 3 तारीख को बीजेपी का अपना सेशन होगा जहां पर वो लीडर ऑफ द अपोजिशन अपना चुनेंगे और 2
मरकजी लीडरों को बहिश्ते ऑब्जर्वर पार्टी की तरफ से तैनात कर दिया गया है। 29 एमएलए जिनका ताल्लुक भारतीय जनता पार्टी से है वो 3 नवंबर से कबल श्रीनगर पहुंचेंगे और 3 नवंबर को बाद दोपहर श्रीनगर के अंदर यह अहम तरीन इजलास होने जा रहा है मेंबरान का, जहां पर वो अपने लीडर ऑफ द अपोजिशन को चुनेंगे। पार्टी ज़राया के मुताबिक जो बड़े लीडर्स ऑब्जर्वर के तौर पर अपॉइंट किए गए हैं उनमें मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी और कौमी जनरल सेक्रेटरी और जम्मू कश्मीर लद्दाख के इंचार्ज तरुण चुग श्रीनगर 3 तारीख को ही पहुंचेंगे, जिस दौरान वो उस इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा बनेंगे जिस दौरान अरकान बीजेपी, लीडर ऑफ द अपोजिशन और डिप्टी लीडर का इंतखाब करेंगे। 29 एमएलए बीजेपी के पास है। 3 नवंबर से कबल उन्हें श्रीनगर पहुंचने के लिए कहा गया है। 12 बजे के बाद यह इजलास श्रीनगर के अंदर होगा और इस तरीके से पत्ते खुलेंगे कि लीडर ऑफ द अपोजिशन कौन होगा, क्योंकि एक तरफ से जब हाउस की हम बात करते हैं तो हाउस लीडर ऑफ द हाउस उमर अब्दुल्ला क्योंकि चीफ मिनिस्टर है, लेकिन लीडर ऑफ द अपोजिशन का एक मेजर रोल होगा और सबकी नजरें 29 मेंबरों पर है जो बीजेपी के, वो किसको अपना लीडर चुनते हैं। इसी तरीके से फिर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी भी अपने तरीके से अपने लीडर को चुनेंगे और फिर सजाद का एक ही है, यानी खुद सजाद लोन है पीपल्स कॉन्फ्रेंस के, और इंजीनियर रशीद की जमात अवामी इत्तेहाद पार्टी का भी एक है। तो कुल मिलाकर ये 31 लोग जो है ये बनेंगे जी हिज़्ब इख्तिलाफ के अंदर, कुल मिलाकर बीजेपी को लेकर। तो बीजेपी 3 तारीख को श्रीनगर के अंदर अपना इजलास कर रही है। प्रहलाद जोशी, तरुण चुग 3 तारीख को श्रीनगर पहुंचेंगे। 12 बजे के बाद का इजलास है और 3 तारीख को ही लीडर ऑफ द अपोजिशन चुना जाएगा। और बाज़ाब्ता तौर पर मरकजी बीजेपी ने 2 टॉप लीडर्स को ये काम सौंपा है कि वो इस इलेक्शन प्रोसेस को ओवरसी करेंगे, देखेंगे और रिपोर्ट फिर बीजेपी हेडक्वार्टर को भी देंगे। एक तरफ से ये डिटेल्स है। दूसरी अहम खबर पर आते हैं, जहां पर खबर ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पार्लिमानी जमहूरियत को बरकरार रखने का फैसला ले लिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पार्लिमानी जमहूरियत को बरकरार रखने का फैसला ले लिया है। पार्टी ज़राया के मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस भारतीय जनता पार्टी को डिप्टी स्पीकर का ओहदा दे सकती है। हमारे ज़राया इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बाज़ाब्ता तौर पर यह मन बना लिया है कि पार्लिमानी जमहूरियत को बरकरार रखते हुए डिप्टी स्पीकर का ओहदा भारतीय जनता पार्टी को दिया जाएगा। और इलेक्शन इस ज़िमन में कि डिप्टी स्पीकर कौन होगा इसमें थोड़ा सा ताखीर हो सकता है, जिसके बाद बीजेपी इस मुद्दे पर भी खुलकर अपनी बात सामने रख सकती है। एक तरफ से यहाँ डिप्टी स्पीकर बीजेपी के पास जा सकता है और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मन बना लिया है कि पार्लिमानी जमहूरियती अक़दार को बरकरार रखा जाएगा। वहीं पर 5 मेंबरों की तैनाती, यानी जो अपॉइंटमेंट करनी है, जो अनाउंसमेंट होनी है कि 5 नॉमिनेशन जो मेंबर्स की करनी है, वो माना जा रहा है कि अगले महीने आखिरी हफ्ते तक हो सकता है। नेक्स्ट मंथ पॉलिटिकली काफी ज्यादा थ्रिल्ड रहेगा, जहां 4 तारीख के बाद असेंबली का सेशन रहेगा। वहीं पर इस सेशन के फौरन बाद सबकी नजरें स्पीकर पर भी रहेंगी कि कौन स्पीकर बनता है। उमर अब्दुल्ला की पहली तकरीर ऐवान के अंदर होनी है, उसमें क्या कुछ होगा। 370 वाला मामला, हाई वोल्टेज वाला ड्रामा है, वो वहां पर क्या कुछ होगा। लेकिन इसके साथ साथ डिप्टी स्पीकर का ओहदा जब बीजेपी को मिलेगा तो बीजेपी किसको सामने करेगी, यह भी बड़ा सवाल होगा। और साथ साथ उन 5 लोगों पर भी सबकी नजर होगी जिनकी नॉमिनेशन नई दिल्ली से होनी है और लेफ्टिनेंट गवर्नर जिसकी तस्दीक करेंगे। यानी ये बात क्लियर हो गई है कि 5 मेंबरान की तैनाती के हवाले से, उनकी नॉमिनेशन के हवाले से फाइल रुकी नहीं है बल्कि कंटिन्यूअस प्रोसेस में है। और हमारे बीजेपी के जो ज़राया और दिल्ली के अंदर जो हमारे ज़राया है वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि अगले महीने की आखिरी तारीख तक इस पूरे मामले पर भी मुहर लगेगी मरकजी वजारत दाखिला से, जिसके बाद अनाउंसमेंट बाज़ाब्ता तौर पर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब करेंगे और 5 लोगों को यहाँ पर नॉमिनेट किया जाएगा, जिनमें कश्मीरी डिस्प्लेस्ड पंडित होंगे, POJ के रिफ्यूजीज होंगे, खवातीन एक्टिविस्ट होंगी, जिनके लिए नामों का ऐलान जो होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब करेंगे। लेकिन वेट जो है वो दिल्ली से होगा, यानी अगला महीना पॉलिटिकली काफी ज्यादा होगा। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट सत शर्मा का भी बयान सामने आया है, जिस दौरान सत शर्मा ने यह साफ कर दिया है कि वो ऐवान की कार्रवाई को खूबसूरती से के साथ चलाने में मदद करेंगे और वो ये देखना चाहेंगे कि उमर किस तरीके से ऐवान की कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। तो कुल मिलाकर ऐवान के अंदर क्या कुछ होगा, डिटेल्स हमने आपके सामने रख दी है।
शदीद हो रही है, तो बात जरा असेंबली इंतखाबात हुकूमत बनने के बाद और इजलास में क्या तैयारियां रहेंगी वो अपनी जगह, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर स्टेट इलेक्शन कमीशन भी काफी इन दिनों सरगर्म नजर आ रहा है। और आप सब जानते हैं कि पंचायती इंतखाबात भी होने हैं। जब तक हतमी नजरसानी शेड्यूल या फिर हतमी फहरिस्त सामने आएगी, वोटर लिस्ट सामने आएंगी, तब तक बाज़ाब्ता तौर पर पंचायती इंतखाबी फहरिस्त के लिए जो तैयारियां अभी तक चल रही है उसमें अहम तरीन पेशरफ्त हुई है और रियासती इलेक्शन कमीशन की जानिब से नजरसानी शुदा शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर जम्मू कश्मीर के अंदर जो मश्क पिछले काफी वक्त से चल रही थी, एक तवील अरसे से, उस पर पेशरफ्त हुई है और पंचायती इंतखाबी फहरिस्त 2025 के सिलसिले में जो नजरसानी शुदा शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है। इस सिलसिले में अगर किसी को कोई एतराज है, किसी ने कोई सवाल उठाना है, किसी का लिस्ट में नाम कटवाना है, ऐड करना है, तो वो सारी चीजें बाज़ाब्ता तौर पर उसके लिए भी तारीख मुकर्रर कर दी गई है और 11 नवंबर 2024 को जो ड्राफ्ट पंचायत इलेक्शन रूल है वो जारी कर दिया जाएगा बाज़ाब्ता तौर पर। उसके लिए भी इकदामात इस वक्त उठाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, अगर किसी को एतराजात होंगे तो इसके लिए भी 6 जनवरी से पहले पहले जो पेशरफ्त होनी है, किसी का कोई ऑब्जेक्शन होगा, एतराजात होंगे, कोई नाम काटना, कोई ऐड करना, हज़फ करना, इसके लिए भी बाज़ाब्ता 9 दिसंबर 2024 की तारीख मुकर्रर की गई है, जब तक आप अपने एतराजात या फिर ऑब्जेक्शंस हैं वो दर्ज करवा सकेंगे। इस बीच स्टेट इलेक्शन अथॉरिटीज की तरफ से साफ कर दिया गया है कि तमाम स्पेशल कैंप्स लगाए जाएंगे तमाम पोलिंग बूथ्स पर और जहां पर भी पोलिंग बूथ्स होंगे वहां पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से हिदायत पर खुसूसी दस्ता, खुसूसी अफराद जो है वो वहां पर रहेंगे ताकि अगर किसी ने और भी कोई मामला है तो उसे निपटाया जा सके। पंचायत इलेक्शन 2024 का जो हतमी फहरिस्त है वो 6 दिसंबर सन 2025 को जारी की जा सकती है। स्टेट इलेक्शन कमीशन जम्मू कश्मीर की तरफ से रिवाइज रिवीजन जो शेड्यूल है उस हवाले से पंचायत इलेक्टोरल रोल 2025 का उसका कैलेंडर जारी कर दिया है। बी आर शर्मा की तरफ से कल ये साफ कर दिया गया कि ड्राफ्ट पंचायत इलेक्टोरल रोल्स फॉर्म PERI ये इशू किए जाएंगे नवंबर 11 2024 को। ऑब्जेक्शंस, नाम लगाना, काटना, करेक्शन और दीगर मामला 11 नवंबर तक तय पाए जाएंगे और 9 नवंबर से स्पेशल कैंप्स हर पोलिंग बूथ पर लगेंगे 16 नवंबर तक, 17 नवंबर को भी और इसी तरीके से 24 और 30 नवंबर को भी। 1 दिसंबर तक ये सिलसिला इसी तरीके से चलेगा और फिर आगे जब इसको देखा गया तो पंचायत इलेक्शन बूथ ऑफिसर जो PEBOs है और साथ साथ VLW जिन्हें आप कह रहे हैं, MPW जिन्हें आप कह रहे हैं और जो बाकी मानदा इलेक्शन अथॉरिटीज़ है वो हर पंचायत में मौजूद रहेंगे, हर पोलिंग स्टेशन पर मौजूद रहेंगे और ताकि तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हो सके और पंचायतों का इंतखाबात अगले साल 2025 में मुमकिन हो सके, इस ज़िम्मन में तैयारियों का आगाज़ कर लिया गया है। हमारे ज़राया ये बता रहे हैं कि फरवरी के आखिरी हफ्ते से जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायती निज़ाम को शायद आगे बढ़ाया जाए, जब जम्मू कश्मीर असम्बली का भी इजलास होगा। एक तरफ से असम्बली का इजलास हो रहा होगा और दूसरी तरफ से हुकूमत इस बात की तैयारी कर रही होगी कि जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायती इंतखाबात भी कराए जा सके। तो पंचायतों के हवाले से हुकूमती इदारों ने कमर कस ली है। चलिए सियासी मामलात से जरा हटकर बात अब जरा उन मामलात की भी करते हैं जो इंतहाई अहमियत के हामिल हैं और बात सिक्योरिटी के हवाले से। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर बैक टू बैक ऑपरेशन चले और पिछले 2 हफ्तों के दौरान हमलों के बाद मुख्तलिफ इलाकों के अंदर सिक्योरिटी अलर्ट है। शुमाली कश्मीर हो, पीर पंचाल बेल्ट हो, चिनाब वादी हो, जम्मू का इंटीरियर बेल्ट हो, जम्मू कश्मीर पुलिस, फौज, BSF और दीगर इदारों की जानिब से त्योहारों के मौके पर, चूंकि दिवाली का भी मौका है और बाकी त्योहार भी करीब आ रहे हैं, इसके लिए सिक्योरिटी ग्रिड को मजबूत बनाने की कोशिशें बहुत पहले से शुरू हो गई हैं। मजहबी मकामात और तिजारती मराकज़ पर निगरानी बढ़ाने का फैसला लिया गया है। CCTV कैमरों या फिर जदीद टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर मुतद्दिद मकामात पर नजर रखी जाएगी। बार बार इस पर मीटिंग्स बैक टू बैक हो रही हैं। देर शाम एक और मीटिंग जो कि जम्मू के अंदर हुई, जहां पर जम्मू सूबे के अंदर सिक्योरिटी एजेंसीज या बिलखुसूस जम्मू कश्मीर पुलिस और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, उनकी भी जिम्मेदारियां अब मुख्तलिफ इलाकों के अंदर बढ़ाई गई हैं। तो कैसे एक तो तैनातियां अमल में लाई जाएं और दूसरा हम आहंगी को कैसे यकीनी बनाया जाए, कोऑर्डिनेशन हो, तालमेल बेहतर हो, इस सिलसिले में एक अहम तरीन मीटिंग भी हुई है। दिवाली के मौके पर जो अहम तरीन मकामात हैं, जिनमें पब्लिक प्लेसेस हैं, जिन इलाकों में सबसे ज्यादा मसरूफियात रहती हैं, मसरूफ तरीन बाजार,
उन एरियाज में जहां पर रश काफी ज्यादा रहता है, उन इलाकों के अंदर निगरानी कैसे रखी जाए, पुलिस कहां पर क्या जिम्मेदारी निभाएगी, इस ताल्लुक से एक सिक्योरिटी प्लान तरतीब दिया जा रहा है। और मुख्तलिफ हम देख रहे हैं कि फेजेस से गुजरते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस एनएसजी तालमेल को यकीनी बनाते हुए शहर के अंदर और शहर के बाहर भी लाइन ऑफ कंट्रोल से इंटरनेशनल बॉर्डर और बाकी मकामात तक सिक्योरिटी को बेहतर तरीके से इस वक्त बनाने की कोशिश कर रही है। जम्मू के अंदर जो देर रात मीटिंग हुई, इसमें यह भी साफ कर दिया गया कि किसी तरह की कोई थ्रेट परसेप्शन नहीं है, किसी तरह का कोई धमकी किसी की तरफ से नहीं मिली, लेकिन खतरात को टाला जा सकता है कल अगर कहीं पर मुश्किल वक्त आता है। इसलिए पहले से ही हसास मकामात पर या तंजीबात या फिर जो तिजारती मराकज़ है जहां पर लोगों का आना जाना सबसे ज्यादा रहता है, उन इलाकों के अंदर नजर रखी जा सके और किसी नुकसान से बचा जाए। किसी भी देखने को मिला और इजाफे के बीच में आप देख सकते होंगे, सीधी तस्वीरें मैं आपको इस वक्त राजौरी से ये दिखा रहा हूँ, राजौरी के डीकेजी इलाके में, जहां इस वक्त आप देख सकते होंगे तमाम गाड़ियों की चेकिंग का सिलसिला जो ये देख रहे होंगे, बिल्कुल डीकेजी का इलाका और घना जंगल, घने जंगल के अंदर ये वो इलाके हैं जहाँ पिछले कुछ अरसे से मिलिटेंसी की वारदातों में इजाफा देखने को मिला। और उसके बाद खास करके इसके बिल्कुल साथ लगने वाले इलाके में यहाँ सेना पर मिलिटेंटों ने हमला भी किया था और हमले के बाद इस इलाके में सिक्योरिटी काफी टाइट कर दी गई। और ये चीज तस्वीरें मैं इस वक्त आपको सीधा राजौरी के डीकेजी इलाके से दिखा रहा हूँ। राहुल सुदन के साथ जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज, राजौरी। डीकेजी सरहद से आपको बता रहे थे कि सिक्योरिटी को किस तरीके से टाइट किया गया। खबरों के सफर को थोड़ा सा यहाँ पर रोक लेते हैं और बात उस बड़े मौजू की करते हैं जिसने हमारे निज़ाम के अंदर एक ऐसा सवाल पैदा किया है जिस पर गुफ्तगू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये मामला हमारे घर का है, ये मामला हमारी बेटियों का है, ये मामला हमारे उन नौजवानों का है जो उम्र की उस हद तक आ चुके हैं जहाँ पर उनका निकाह होना, जहाँ पर उनकी शादी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी माना जाता है। लेकिन रसूमात बद इस तरीके से बढ़ चुके हैं, हालात इस तरीके के बने हुए हैं एंटायर यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के अंदर कि जम्मू तो जम्मू, कश्मीर भी इसमें बहुत आगे चला गया है। और इब्तिदाई खबरों और एदाद शुमार के मुताबिक 70 से 80 हज़ार ऐसे नौजवान बहनें, नौजवान भाई पूरे यूनियन टेरिटरी के अंदर है जिनकी उम्र 50 साल से ऊपर है लेकिन शादियां नहीं हो पाई हैं। इनमें बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अब नफ्सियात के मरीज बने हैं, इनमें बहुत सारी माएँ ऐसी हैं, वालिद ऐसे हैं जो अब एक साइको की तरफ देख रहे हैं कि जनाब अब क्या होगा, मेरी बेटी तो इतनी बड़ी हो गई लेकिन निकाह नहीं हो रहा। ये एक पहलू है इसका। दूसरा पहलू ये है कि जिस दौड़ में दौड़ रहे हैं, क्या वो दौड़ और वो रास्ता सही है, आज इसका भी तयन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर तीसरा मामला ये है कि हम हर एक चीज़ सरकार पर डालकर खुद को बाहर रखने की जो कोशिश कर रहे हैं, क्या ये तबाही का पहला पड़ाव तो नहीं है जिस पड़ाव को हमने पार किया है। और मुसलसल जो खामोशी मजहबी पेशवाओं की है पूरे यूनियन टेरिटरी के अंदर, चाहे वो मुस्लिम पेशवा हो, हिंदू पेशवा हो, सिख पेशवा हो, ईसाई पेशवा हो, जिस तरीके से खामोशी इख्तियार की गई है, ये एक बड़ा जुर्म है। और इसी जुर्म को ख़त्म करने के लिए, इस मुसीबत से बाहर आने के लिए लगातार हमारी कोशिश है। हम इसमें कितना कामयाब होंगे इस बारे में आप ज़रूर अपनी राय भी रखिए, बात भी रखिए। मुसलसल 3 प्रोग्राम हमने किया, आज हमारा चौथा प्रोग्राम है, लेकिन आज हमारे जो मेहमान हैं ये माहिर नफ्सियात है, इसीलिए मैंने अपना इंट्रो भी आज इसी तरीके से रखा। डॉक्टर अब्दुल मजीद साहब है, प्रोफेसर है, HOD है, माहिर नफ्सियात है, शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, मेडिकल कॉलेज बिमला श्रीनगर के अंदर काम करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल मजीद साहब ज्वाइन करने के लिए हमारे साथ। आप, मैं, हम सब उस मुआशरे का हिस्सा है जहां पर सिर्फ कश्मीर की बात करूं तो 50,000 से ज़्यादा, सिर्फ श्रीनगर की बात करूं तो 20,000 से ज़्यादा, एंटायर जम्मू कश्मीर की बात करूं तो 70, 75, 80 तक भी ये फिगर जा रहा है। उन नौजवानों की है, उन माँ बेटियों की है, उन भाइयों की है जिन्हें निकाह तो करना था लेकिन मामलात ऐसे बने हैं, मुआशरे के हालात ऐसे बने हैं कि नहीं हो रहा है। और अब डिप्रेशन एक नई वबा, एक नई परेशानी हमारे सामने है। आप मुसलसल लोगों से बात कर रहे हैं, आप सोसाइटी के अहम तरीन फर्द है और एक अहम तरीन फ़र्ज़ आप निभा रहे हैं। किस तरीके से इस मुआशरती बिद्दत को आप देख रहे हैं और किस तरीके से जो लोग आपके पास आ रहे हैं क्या कुछ बयान कर पा रहे हैं और किस तरीके के हालात हैं, क्योंकि हमसे ज़्यादा आपके साथ वो राब्ते में बराबर है।
जी बिल्कुल, पहले प्रोग्राम में बुलाने के लिए शुक्रिया, और इस बहुत ही जो हम कहेंगे कि लम्हे फ़िक्रिया हमारे लिए एज़ सोसाइटी, और एक डॉक्टर होने के नाते, माहिर नफ्सियात होने के नाते, और साथ-साथ में एक शहरी होने के नाते, इस इलाके का बाशिंदा होने के नाते जम्मू कश्मीर का, मेरे लिए भी बहुत परेशानी की बात है कि जो बच्चियाँ हमारे पास आती हैं या जो लड़के हमारे पास आते हैं, जैसे आपने एदाद-ओ-शुमार दे दिए, और मैं थोड़ा-सा और शेयर करूँ कि जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे थी, उसमें देखा गया कि मोर देन 30 इयर्स ऑफ एज जो हमारे लड़के हैं, 34 से 35% लोग जो अभी शादी के बगैर हैं, और अगर लड़कियों की बात करें तो मोर देन 27 इयर्स ऑफ एज तकरीबन उन्होंने लिखा हुआ कि 30% के करीब औरतें जो है अभी शादी के बगैर हैं। तो ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का रिपोर्ट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इजरा करा हुआ है रिसेंट टाइम्स में। तो ये चीज़ देखते हुए हमें पता है कि अगर शादी वक्त पे नहीं होती है तो उससे बहुत सारे नेगेटिव इम्प्लिकेशंस होते हैं। सबसे बड़ा नेगेटिव इम्प्लिकेशन जो हमारे पास आता है, हमारी एक स्टूडेंट है, उनका नाम डॉक्टर इंशा है, उन्होंने इस पे काम भी करा हुआ है पिछले 3 साल से, और होप हम अभी रिजल्ट्स कंक्लूड करने में जुड़े हुए हैं। तो उससे यही जो अगर हम इंकिशाफ करें उस स्टडी का, और तकरीबन 30 से 40% ये औरतें जो हैं जो शादी के बगैर हैं और जिनको इनफर्टिलिटी हुई है, बाद में जो बच्चा देने के काबिल नहीं रहते हैं, जी। उनको नफ्सियाती तकालीफ का सामना भी करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं अगर हम अपने मारूस को, या हम अपने समाज के जो पहले उसूल थे हमारे, या हमारा मीरास था, हमारी तवारीख थी कि हम तकरीबन 20 से 25 साल के बीच के बच्चियों को शादी कर लेते थे, या 25 से 26 साल के लड़कों की शादी करा लेते थे। लेकिन अभी हम बहुत वजूहात की वजह से, मैं कहूँगा, जो हमने फैक्टर्स अपने इन नौजवान लड़के या लड़कियों में देखे, नौजवान तो नहीं कह सकते क्योंकि 35 से ऊपर बहुत सारे ऐसे फर्द हैं जिनकी शादी नहीं हुई है। तो अगर हम वजूहात की तरफ नजर मारें तो सबसे आया हमें है कि कैरियर ओरिएंटेशन ज़्यादा है, खासकर अर्बन एरियाज में, सिटीज़ में या स्मॉल टाउन्स या बिगर टाउन्स। कैरियर ओरिएंटेशन है कि एम्प्लॉयमेंट पहली होनी चाहिए। बहुत ही एक एक तरीके से एक ऐसी वजह है कि जो हम जान सकते हैं, हमारे जो फर्द हैं, चाहे मर्द हों या औरत हों, तो उनको उनको अपना कैरियर का, अपना एम्प्लॉयमेंट का, अपना एजुकेशन का बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी रहता है। लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि कहीं इसको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, और साथ में हम अपनी जो नस्ल है, जो हमारा मुस्तकबल है, उसकी जड़ें काट रहे हैं। क्योंकि इनफर्टिलिटी का बहुत बड़ा मसला 35 साल के बाद की उम्र के लिए दोनों मर्द और औरत के लिए हो जाता है। तो इन चीज़ों को देखते हुए, जैसे आपने ये प्रोग्राम का इसका आज हाँ हमें बुलाया है, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा मामला है जिस पे बात होनी चाहिए। और ये प्रोग्राम जो आपने करा है एक अवेयरनेस प्रोग्राम है लोगों के लिए। और एक चीज़ जो मैंने देखी है, फाइनेंशियल बर्डन जो हमारी फैमिलीज देख रही है, देखा देखी जो हमारी सोसाइटी में हो रही है, इसने ऐसे शादी करी, उसने ऐसे शादी करी, उससे भी जो हमारे वालिदैन हैं उन पर बहुत बोझ पड़ता है कि मैं अपनी बेटी या बेटे की शादी कैसे निभाऊं, मेरे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, जिससे बहुत ज़्यादा डिले शादियों में हो जाता है। किसी की 2 बेटियां हैं, किसी की 3 बेटियां हैं, उस बेचारे पे बहुत परेशानी का आलम हो जाता है उस पर। तो वो बेचारा उस हिसाब से भी शादियां अपनी बच्चों की नहीं कर पाते हैं। और एक फैक्टर जो मैंने देखा हुआ है, जो पहले से ही हमारे समाज में था और जिसमें मेरे ख्याल में हमें देखने की बहुत ज़रूरत है, वो कास्ट सिस्टम है। जात पात की बुनियाद पे अभी भी लोग अड़े हुए हैं, अपनी बेटी या बेटे की शादी नहीं कराते हैं, और अपने मुस्तकबल और उस बच्चे के मुस्तकबल को भी परेशान कर देते हैं, उसका मुस्तकबल भी एक डार्क फेज में लगा देते हैं। तो ये देखने की ज़रूरत है, जात पात का ज़माना गया, अभी हम ओपन रहने चाहिए। ऑब्वियसली अपने टक्कर के हिसाब से, अपने ये एजुकेशन बैकग्राउंड के हिसाब से, फाइनेंशियल बैकग्राउंड के हिसाब से, कहीं ना कहीं आपको शादी फिक्स करानी पड़ेगी अपने बच्चों और बच्चों की, ना कि हम देखा देखी में जाएं, जात पात में जाएं, बहुत हाई स्टेटस की बात करें। मेरे ख्याल में वी हैव मूव्ड ऑन टुवर्ड्स अ मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। बहुत ही बुरी बात है जब हम बच्चों और बच्चियों की शादी की बात करते हैं, इसको एक इमोशनल रिलेशनशिप के तरीके से देखा जाए, वो बहुत बेहतर है, ना कि इसको फाइनेंशियल एंगल से देखा जाए कि
कितने पैसे हैं, कितना कितना माल है, कितना धन है एक फैमिली के पास, तभी हम शादी करेंगे। डॉक्टर साहब, एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, जिस तरीके से आपने जो लाइन आपने खींची बड़ी दिलचस्प मेरे लिए भी है। हम मुस्तकबिल के फिक्र में हैं और हाल को तबाह कर रहे हैं। जो मेरे सामने है इसको मैं तबाह कर रहा हूँ। क्या मैं ये मानूं कि जो तवक्कल बर अल्लाह था वो ख़त्म हो गया हमारा और हम अपने बलबूते पे ही जीना चाहते हैं और ऊपर वाले का दामन हमने छोड़ दिया, जो वसी रहमत वाला दामन है वो छोड़ दिया है? एब्सोल्युटली, आपने मेरे दिल की बात छीन ली। जिस हिसाब से हम पैसे की तरफ भाग रहे हैं और देखा देखी का आलम है, बहुत दौड़ धूप लगी है, कौन सी गाड़ी लानी है, कहाँ पे बंगला ले लेना है, कौन सा मोबाइल फोन ले लेना है, उसमें हम ऊपर वाले को भूल गए हैं। चाहे हम किसी भी रिलीजन को बिलोंग करते हो, किसी भी फेथ को बिलोंग करते हो, हम तो मेरे ख्याल में हम सिंबॉलिक तौर पे वो फर्ज अंजाम देते हैं, दिल से वो फर्ज अंजाम नहीं देते हैं। अदरवाइज जो हमारे इन होली बुक्स में लिखा है, चाहे वो कुरान शरीफ हो, चाहे वो गीता हो, चाहे वो बाइबल हो, चाहे वो गुरु ग्रंथ साहब हो, वेरी क्लियर दैट ह्यूमैनिटी हैज टू प्रिवेल। और हमें पैसे को बैक एंड पे रखना है, रादर कि हमें इमोशनल रिलेशनशिप्स का, सोशल कनेक्टेडनेस का, एक दूसरे की इज्जत का, हमारे बाल बच्चों की हिफाजत का, इसका बहुत ज्यादा बोलबाला होना चाहिए। न कि हम देखा देखी करके पैसे के पीछे पड़ जाए और हम अपनी फ्यूचर जनरेशन को रियून करें। इसमें बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को टटोले, इंट्रोस्पेक्ट करें और देखें कि हमारे समाज में पहले क्या था 20-25 साल पहले। कहीं हम अपने रूट्स को, अपनी जड़ों को काट नहीं रहे और उस तरफ जा रहे हैं जो हमारा बेसिकली कभी ऐसा हमारा हिसाब नहीं था। हम कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते वेस्ट कल्चर को। वेस्ट इज ए डिफरेंट कल्चर। वेस्ट का बिल्कुल एक अलग तरीका है जिंदगी जीने का। वहां पे हम बुजुर्ग जो होते हैं वो ओल्ड एज होम्स में होते हैं, हमारा वो सिस्टम नहीं है। वहां पे शादी होके बिल्कुल अलग थलग हो जाते हैं, कभी बच्चा भी वो दे डोंट प्रेफर टू हैव देयर चिल्ड्रन। लेकिन हमारा जो समाज का स्ट्रक्चर है वो हमें कोहेसिवली जिंदगी बसर करने का एक इल्म देता है और उस मीरास को, उस समाज के उसूलों को हमें इज्जत देनी है, उसको फॉलो करना है, तभी कश्मीर जम्मू एंड कश्मीर रहेगा। हम इसको छोटा लंदन नहीं बना सकते। इन चीजों से ये गलत फहमी है हमारे लोगों में और इस गलत फहमी को दूर करने में मैं शुक्रगुजार हूं कि गुलिस्तान टीवी ने ऐसे प्रोग्राम का इनेकाद। एक चीज और भी आपसे, जब आप नफ्सियाती मसाइल जो मुसलसल बढ़ रहे हैं, इसको आप इसके पीछे के असबाब को जानते हैं, जिसमें माली और बाकी जो दबाव रहता है उसकी तरफ आपने इशारा किया, लेकिन एक तासुर ये भी दिया जाता है कि यही वो मामलात हैं जो ज़िंदगी के ख़ात्मे का भी सबब बनते हैं। फिर सुसाइड वाले केसेस की तरफ जाएं, वो एक अलग कहानी है, वहाँ पर भी हम पूरे मुल्क के अंदर दूसरे तीसरे नंबर पर आ जाते हैं। क्या ये जो बुनियादी असबाब हैं ये वाकई में जहनी मसाइल या तनाव का इस कदर शिकार बना रहे हैं कि ज़िंदगी का खात्मा करना भी बच्चे और बच्चियों को बड़ा आसान लगता है? उसके एक पीछे ये भी माने जिसको आज हम डिस्कस कर रहे हैं डॉक्टर साहब? बिल्कुल, देखिए, कभी भी जब आपको अपना फ्यूचर, अपना आगे वाला जो वक्त है वो आपको बिल्कुल अनसर्टन लग रहा है और डार्क लग रहा है, अंधेरा लग रहा है, आपके सामने कोई जिंदगी का वो एम्बिशन जो है खत्म होने जा रहा है, ऐसा लग रहा है, तो इन मामलात में एक व्यक्ति में, किसी भी इंसान में आ सकता है जी। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनका सोशल सपोर्ट है, जिनका फैमिली सपोर्ट है, या जिनकी इंडिपेंडेंस होती है, उनके फाइनेंशियल हालात ठीक होते हैं, वो ठीक ठाक इसमें जी लेते हैं। लेकिन अल्टीमेटली हम किस लिए जीते हैं, हम किस लिए हम ऑफिसेज में बैठे हैं, हम मजदूरी करते हैं, हम डिफरेंट काम करते हैं, किस लिए करते हैं? ताकि हमारी आगे की जो दुनिया है वो खुशहाल रहे, हमारी जो नस्ल है वो अपने हिसाब से खुशी से अपनी जिंदगी बसर करें। लेकिन जब वो नस्ल आगे बढ़ेगी नहीं हमारी लेट मैरिजेस से, तो आप किस चीज की तरफ देख रहे हो? तभी मैं कह रहा हूं कि हमें वेस्ट को कॉपी करने की जरूरत नहीं है। जो हमारा मीरास है उसको फॉलो करने की जरूरत है, उसी पे चलने की जरूरत है, तभी हम अपने मीरास को भी बचा सकते हैं और अपनी जो परेशानी का माहौल बना हुआ है इन लड़कों या लड़कियों में जो एज ऑफ मैरिज जिसको हम कहेंगे वो पास कर चुके हैं, उनके लिए ऑब्वियसली एक परेशानी का बास बन सकती है और ये परेशानी नफ्सियाती तकालीफ की सूरत में आगे आ सकती है। और अगर इस नफ्सियाती तकलीफ को या इस लेट मैरिज को हम एड्रेस नहीं करते हैं,
इन्हीं को सेल्फ हार्मिंग बिहेवियर हो जाता है और वो अपने आप को इतना फिर जुर्मवार मारते हैं, इतना वो परेशान होते हैं कि वो अपने आप का खात्मा भी कभी कभार सोचने की करते हैं। डॉक्टर साहब, चूंकि कंटिन्यूसली आप ऐसे मरीजों को देख रहे होंगे, ऐसी बेटियों को देख रहे होंगे जो आपके पास किसी न किसी तरीके से आ ही जाती हैं, तो कैसा ट्रॉमा है उनके ऊपर, और उनके वालिदैन का रिस्पांस बहुत बार देखा गया कि वो फिर लड़की के सर ही डाल देते हैं कि जनाब इसकी तकदीर ठीक नहीं है, हम तो कोशिश कर रहे हैं। ये जो ट्रेंड एक नया हम देख रहे हैं, कल हमें किसी ने मेल करके कुछ चीज़ें लिखी हैं तो दिल बहुत ख़राब होता है वो चीज़ें देखते हुए कि बहन जब लिख रही थी कि आज उसकी उम्र 47 साल है और जब वो शादी करना चाहती तब माँ बाप ने रोका और अब उसकी शादी नहीं हो रही है और सारा ठीकरा उसके सर पर फूटा जा रहा है। तो ये जो ट्रेंड नया उभर रहा है, इससे हम कैसे देखें और कितना ख़तरनाक है ये? कुछ इस तरीके की एक्सपीरियंस आप? मैं वही कह रहा हूँ, हम ऑलरेडी पिछले 20-25-30 साल से बहुत ज़्यादा परेशानियों से जूझ रहे हैं। बहुत हद तक हालात अब बहुत उस हिसाब से साजगार हो गए हैं, ठीक हो गए हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हमारी समाज में बुराइयों की तरह आ गई हैं। और एक बुराई ये भी है कि जो लेट मैरिज का सिलसिला चल रहा है, तो उसमें हमारे वालिदैन भी बहुत हद तक रेस्पॉन्सिबल है। जो हमारे लड़के और लड़कियां हैं वो भी बहुत हद तक उसमें रेस्पॉन्सिबल है। तो कहीं ना कहीं हमें रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी है। जैसे आपने प्रोग्राम के पहले ही बता दिया कि रिलीजियस लीडर्स को आगे आना चाहिए, क्योंकि हमारा जो समाज है, हमारा जो जम्मू कश्मीर है, कश्मीरी में इसको पिरवर कहते हैं, दैट वी आर द प्लेस ऑफ सैंड्स। सो हमें एक वो किसी हद तक वो एक्सेप्टेंस है कि अगर हमें रिलीजियस लीडर्स इस पे बात करेंगे, वो मैंने बहुत कम कलील देखा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जब भी मस्जिद में जाते हैं इस पे बात नहीं होती है, जैसे आपने पहले ही कहा। तो हम सबको इस इलाके के शहरी होने के नाते हमारा एक फर्ज बनता है कि हम इस पे बात करें, ताकि उन लोगों की जिनकी आप बात कर रहे थे कि वालिदैन हजरात हैं या ये लड़के और लड़कियां हैं जो शादी में ताखीर करते हैं, उनसे हम रूबरू हो जाए, उनसे बात करें कि कितना नेगेटिव इम्पैक्ट आता है जब शादी डिले हो जाती है। डिप्रेशन का माहौल बन जाता है, घर में कॉन्फ्लिक्ट का माहौल बन जाता है। जो इनफैक्ट जो शादीशुदा घर में होते हैं, फिर अगर कोई लड़की शादी के बगैर रहती है 45 साल 50 साल की उम्र में, उसको घर वाले भी सही तरीके से नहीं देखते हैं, ना कि वो कपल या बाकी जो लोग हैं वो भी सही तरीके से उनको नहीं देखते हैं। तो एक माहौल, कॉन्फ्लिक्टिव माहौल बन जाता है। और साथ साथ इन लड़के या लड़कियों में डिप्रेशन या नफ्सियाती तकालीफ, जैसे आप बात कर रहे थे, उनका भी ये शिकार हो जाते हैं। और वो बहुत एक जो हमारे लिए लम्हे फिक्रिया है, वो आगे नहीं आते हैं ट्रीटमेंट के लिए। कहते हैं कि इनकी शादी नहीं हो रही है तो इसी की वजह से परेशानी है। तो इनको फिर एक डबल एज्ड स्वर्ड होता है, एक तरफ से शादी नहीं हुई होती है और दूसरी तरफ से इनको नफ्सियाती तकालीफ का भी सामना करना पड़ता है जो अनट्रीटेड रह जाती है। डॉक्टर साहब, एक आखिरी चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप भी इसी सोसाइटी के फ़र्द हैं, हम भी हैं, लेकिन मिनहसुल कौम बहस सोसाइटी के जिम्मेदार की जिस तरीके से सोसाइटी सोई है, क्या ये कोई सिंड्रोम हमें है कि हम सब कुछ जानते हैं लेकिन आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने, चल यार मैं तो ठीक हूँ दूसरा जाए बाढ़ में? ये जो सिंड्रोम उभर रहा है आप हमारी सोसाइटी में, ये कितना खतरनाक है और ये हमें कहाँ क्यों ले रहा है? कि जो हमने इंटरनेट के बहुत सारे फायदे भी हैं, बहुत सारे नुकसान भी हैं। कुछ चीज़ें इंसान बहुत ही जल्दी अपने आप में वो अडॉप्ट कर देता है, और कुछ चीज़ें हमने गलत तरीके से अडॉप्ट की है। जो मैंने वेस्ट का मॉडल का बात करा और कॉपी कैट जो इश्यूज़ की मैंने बात की, वो कॉपी करके वो वेस्ट में क्या हो रहा है, यूएस में क्या हो रहा था, वो भी शादियां देर से करते हैं। हमें क्या प्रॉब्लम है, हम भी शादी देर से करेंगे। पहले फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होनी चाहिए, एजुकेशनली बहुत अच्छे होने चाहिए। दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, उसमें कोई दो राय है नहीं, बट इट शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ इमोशनल इंस्टेबिलिटी। कहीं इमोशनल इंस्टेबिलिटी होगी तो आपको परेशानी होगी, आपके घर वालों को परेशानी होगी। तो हम सब शहरी जो यहाँ के बाशिंदे हैं जम्मू कश्मीर के, हमें मुतहरिक होना है, हमें एक साथ आवाज़ बुलंद करनी है इस परेशानी के बारे में। एक लम्हा फिक्रिया हमारे लिए जो लेट मैरिज का अभी बोलबाला चल रहा है, जैसे आपने गुलिस्तान में इसका प्रोग्राम की शुरुआत की है, तो मेरे ख्याल में ऐसे प्रोग्राम्स की ज़रूरत है ताकि हम अपने वालिदीन को, अपने माशरे को, अपने इन लड़के और लड़कियों को जो
पैसे की भागदौड़ में लगे हुए हैं, उनको ये भी बता दें कि आपको 35 साल के बाद और 35 साल मिलेंगे जिंदगी जीने के। अगर वो आपके खराब हो रहे हैं, आपको परेशानी तारी हो रही है, तो आपका सारा मुस्तकबल खराब हो रहा है। इसमें गौर खोज करने की बात है वालिदैन को, इन लड़के लड़कियों को, ताकि वो अपनी फाइनेंशियल सेटलमेंट के साथ साथ एजुकेशनल एम्पावरमेंट के साथ साथ अपने मुस्तकबल का भी बहुत ही सीरियसली ख्याल रखें, ताकि इनका मुस्तकबल खुशहाल रहे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अब्दुल मजीद साहब, प्रोफेसर एंड HOD माहिर नफ्सियात हैं, शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बेमना के अंदर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ वक्त निकालकर इस मामले का एक और पहलू आपके सामने रखने के लिए। जनाब ब्रेक पर जाना है, लेकिन फटाफट से ज़रा दो बातें आपके साथ करनी है। एक ये कि एडवोकेट जनरल का मामला अभी लटका पड़ा है, यानी वो अहम तरीन ओहदा जिसकी तैनाती जल्दी से होनी चाहिए थी, DC राणा साहब के इस्तीफे के बाद का मामला है। और अब खबर यह आ रही है कि अपॉइंटमेंट जो है एडवोकेट जनरल साहब की वो मज़ीद ताख़ीर में चली गई है, क्योंकि जम्मू कश्मीर इस वक्त जो डिले प्रोसेस चल रहा है, इसके कंसल्टेशन, ये जो डिले चल रहा है एडवोकेट जनरल की तैनाती को लेकर, इसमें कंसल्टेशन प्रोसेस जो है वो शुरू हो गया है लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर और चीफ मिनिस्टर के दफ्तर के बीच में, लेकिन मज़ीद वक्त जो है वो लग सकता है। 18 अक्टूबर से बाज़ाब्ता तौर पर एडवोकेट जनरल का दफ्तर जो है वो खाली पड़ा हुआ है। एडवोकेट DC राणा साहब ने इस्तीफा दिया, मॉरल ग्राउंड पर उन्होंने कहा कि नई हुकूमत आई है तो उनके लिए राह हमवार होनी चाहिए, लेकिन नया एडवोकेट जनरल होगा कौन, इस ज़िम्मन में अभी भी कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। और ये माना जा रहा है कि वज़ारत इंसाफ और कानून, चीफ मिनिस्टर ऑफिस और लेफ्टिनेंट गवर्नर दफ्तर जो है वो इस मामले में काफ़ी संजीदा है और आने वाले चंद दिनों के अंदर अंदर नए एडवोकेट जनरल की तैनाती हो सकती है। अब याद रखिएगा, नया एडवोकेट जनरल इफ़ाम तफहीम से हो, यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी वो मंजूर हो, चीफ मिनिस्टर साहब को भी वो मंजूर हो, क्योंकि ये यूनियन टेरिटरी है। इस ज़िम्मन में एक बैलेंस करने की ज़रूरत है और वही बैलेंस फिर आगे आप देखेंगे जो बड़े अहम तरीन मामला हैं जिसमें स्टेट का स्टेक लगा रहता है और स्टेक होल्डर के तौर पर जो लीगल चैलेंज होते हैं वहाँ पर एडवोकेट जनरल साहब अपनी राय देते हैं। तो इसलिए ये एक ऐसा आदमी होना चाहिए जो पूरी तरह से कानून जानता हो, जिसको तमाम हालात और मूज़ असरार पता हो, और यही वजह कि शायद फ़िलहाल इसको मज़ीद चंद दिन लग सकते हैं। तो फिलहाल 18 अक्टूबर से हमारे पास एडवोकेट जनरल साहब नहीं है, क्योंकि राणा साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया था और नए एडवोकेट जनरल साहब की तैनाती के सिलसिले में मशावरत चल रही है। मज़ीद वक्त लग सकता है, हमारे नुमाइंदे इस तरीके की बात जो है वो सामने रख रहे हैं। चलिए जनाब, इसके साथ ही आज प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर इख्तिताम पजीर हुआ। चाहता आज जरा हम माजरत ख्वाह है कि आज आपकी कॉल्स को नहीं ले पाएंगे, बड़ा दिन है, दशहरा है, धनतेरस है और कुछ स्पेशल प्रोग्रामिंग भी चलानी है, इसलिए आज की नशरियात में बस इतना ही। आप हमारा साथ दीजिएगा, हमारी राब्ता साइट पर ज़रूर आइएगा, लेकिन कल जब आपके सामने आएंगे तो आपसे वादा कि कल फ़ोन कॉल्स को भी शामिल प्रोग्राम करेंगे और मज़ीद हालात वाक़ात से भी आपको बाखबर करते रहेंगे। आसिफ और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।